हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा अभी जो आपका वर्तमान समय में आपके विद्यालय में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी के सामाजिक विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सब के सब मैंने लिए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% आपका फ़ायदा होगा। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन दिए हुए हैं मैं सभी ऑप्शन को भी आपके साथ डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, 100% आपका फ़ायदा होगा। तो चलिए, आज का आपके लिए पहला प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके लिए स्टालिन, ट्राटस्की, लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ठीक है, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यहीं पर अगर आप देखिएगा तो कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? दास कैपिटल। ठीक है, जिसका नाम क्या था? दास कैपिटल था। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है आपके लिए फरवरी 1917, अप्रैल 1917, नवंबर 1917 या फिर सितंबर 1917। अगर आपको आंसर किसी भी प्रश्न का पता है तो आप वीडियो को रोकिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। तो मैं ये बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि इनसे वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए 3 नंबर का प्रश्न है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था। तो साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो ये भारत आया था 1928 ईस्वी में। ठीक है, किस वर्ष आया था? 1928 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। मान लीजिए प्रश्न ये पूछा कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया, अगर प्रश्न यही रहता कि साइमन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी, तब इसका आंसर क्या होता? 1927 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन को देखिए। अगर पहले ऑप्शन में आप 5 फरवरी ऐड कर दो तो 5 फरवरी 1922 को एक कांड हुआ था जिसका क्या नाम था? चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। ठीक है, चौड़ी चौड़ा हत्याकांड, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उनके बाद इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। दूसरा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन 1924, तो 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन, और बेलगांव अधिवेशन में ही महात्मा गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और 1924 ईस्वी में ही लेनिन की मृत्यु भी हो जाती है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? फ्रांसीसी, इंग्लैंड के, या फिर पुर्तगाली, या फिर डच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डच, पुर्तगाली, सॉरी डच नहीं पुर्तगाली होगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। इसका मैंने सभी व्यापारियों का, भारत पे जो सभी देशों ने जो शासन किया एक लंबे समय तक, उसका मैंने एक ट्रिक भी बना दिया है, और उस ट्रिक का वीडियो मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको पूरा एक सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन है आपके लिए ग्राम में, कस्बा में, नगर में या फिर महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक होता है महानगर में, और सबसे कम कहाँ होगा? तो कस्बा में होगा। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फिर रूस में? जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता है आप उसका जवाब देने का कमेंट सेक्शन में जरूर प्रयास कीजिए। मैं तो आपको यह बोलूँगा कि हर एक प्रश्न को आप अटेम्प्ट कीजिए, और इस वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर बताइएगा कि 80 में से आपका कुल कितना सही हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, चलिए 7 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ठीक है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके लिए राउरकेला, भद्रावती, जमशेदपुर या फिर बोकारो। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भद्रावती। क्या होगा? भद्रावती। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भद्रावती में। लेकिन अगर इसके ऑप्शन को अगर आप देखिएगा, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पहले ऑप्शन से पूछा जा सकता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से लगाया गया था, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, राज। ठीक है, रा से हो गया राउरकेला और ज से क्या हो जाएगा? जर्मनी। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो जर्मनी की सहायता से। और बोकारो देखिएगा, तो बोकारो के लिए आपको याद रखना है बोरू। ठीक है, बोरू। बो से हो गया बोकारो और रूस से क्या हो जाएगा? रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से लगाया गया था और जमशेद जी टाटा के द्वारा ही ये जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, किस जगह पर किया गया था? तो साक्ची नामक जगह पर किया गया था। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न से आपको इतने सारे इस सभी ऑप्शन से देखिए आंसर बन रहा है। फिर से मैं बोलता हूं, आप पेशेंस रखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, 100% आपका फायदा होगा। और हो सकता है कि इसी 80 में से आपको 7 या 8 ऑब्जेक्टिव आपके आगामी 2022 के बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिले। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, 8 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, अप्रैल थीसिस किसने दी थी? ऑप्शन है मार्टिन लूथर, रूसो, लेनिन या फिर गैरीबाल्डी। अप्रैल थीसिस किसने दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। ठीक है, और मैंने अभी तुरंत आपको बताया लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। और लेनिन ने नई आर्थिक नीति ये लेके कब आए थे? तो 1921 ईस्वी में आए थे, जिसे हम शॉर्ट में नैप भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा या फिर वो नई आर्थिक नीति कब लेकर आए थे? तो 1921 ईस्वी में लाए हुए थे। चलिए, 9 नंबर का प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपके लिए 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1922 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1916 ईस्वी में। इसी से अगर मैं कुछ घटना को रिलेट करूं तो 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौता में ही बिहार के किसान थे राजकुमार शुक्ल, ये जाके महात्मा गांधी से मिले थे और इन्हें महात्मा गांधी को बिहार की समस्याओं से अवगत कराया गया था। और फिर महात्मा गांधी बिहार आते हैं और यहाँ पे जो नील की समस्या थी, किसानों से जो ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था, इसके लिए महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में कौन सा आंदोलन करते हैं? तो चंपारण आंदोलन करते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और महात्मा गांधी का ये भारत में सबसे पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ। उनके बाद 1918 ईस्वी, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। 1914 ईस्वी में शुरू होता है और ये समाप्त कब होता है? 1918 ईस्वी में। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने भाग लिया। पूरा विश्व कितने खेमों में बट गया? 2 खेमों में बट गया। ठीक है, कौन सा? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। और विजयी कौन होता है? मित्र राष्ट्र। चलिए, इसमें अगर और 2 ऑप्शन देखें हम, 1920 ईस्वी, 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 1922 के बारे में मैंने आपको बताया ही कि इसमें अगर आप 5 फरवरी ऐड कर दिया जाए तो 5 फरवरी 1922 को कौन सा घटना हुआ था? चौड़ी चौड़ा घटना हुआ था, चौड़ी चौड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसमें गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन को जिंदा जला दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा, जिसमें 21 पुलिसकर्मी और एक ऑफिसर रैंक का पुलिस को मतलब उनकी जिंदा ही उन्हें जला मतलब दफन जिंदा एक तरीके से बंद कर दिया था उस पूरे लॉकअप में, जिनके कारण पूरे थाने को ही आग के हवाले कर दिया गया था, तो जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, चलिए अब हम 10 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, यहाँ पे उमेश लिखा हुआ है, याद रखिए थोड़ा सा मिस है। ठीक है, यहाँ पे उमेश चंद्र बनर्जी होगा। तो और ऑप्शन को अगर देखिएगा तो दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी भारत के पहले व्यक्ति थे जिसने भारत की आर्थिक गणना की थी। महात्मा गांधी के पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाता है तो इनकी 2 पत्रिकाएं थे, एक यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया और हरिजन। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इनकी ये 2 पत्रिकाएं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और लाला हरदयाल के बारे में याद रखना है कि लाला हरदयाल ने
गदर पार्टी की, कौन सी पार्टी की? गदर पार्टी की 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में स्थापना किया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से एक रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, 100% आपका फायदा होगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपके लिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945 ईस्वी, 48, 1957 ईस्वी या फिर 1995 ईस्वी? जिस भी प्रश्न का आपको आंसर पता है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1995 ईस्वी। और याद रखना है आपको कि विश्व व्यापार संगठन ना पूछ के आपसे WTO भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी का हिंदी क्या है? विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? USA, कनाडा, भारत या फिर क्यूबा? किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो अर्थव्यवस्था के मूल रूप से कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन सब? पूंजीवादी और समाजवादी। अर्थव्यवस्था के मूल रूप से 2 प्रकार हैं, पूंजीवादी और समाजवादी। तो पूछा जा रहा है किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऐसा कौन सा देश है? तो वो देश है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, हमारे भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। हमारे यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है। चलिए 13 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? ऑप्शन आपके लिए, कृषि, डेयरी, वन, तो ये चीनी का उत्पादन, यातायात, संचार एवं बैंकिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यातायात, संचार एवं बैंकिंग। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यही आते हैं। और कृषि, डेयरी एवं वन ये आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में। और चीनी का उत्पादन ये आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, उद्योग के अंतर्गत ये इसको हम रख सकते हैं। चलिए 14 नंबर का प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अब 15 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। एक बार इस प्रश्न को आप देख भी लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न आपके लिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न आपसे पूछना जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक, या फिर यूं कहा जाए कि बैंकों का बैंक। ये प्रश्न एक्चुअल में इस प्रकार से पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? RBI को कहा जाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है बैंकों का बैंक। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। शीर्ष पर मतलब सबसे ऊपर है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 1935 ईस्वी में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 ईस्वी में। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न आपके लिए, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है वो कब से कब तक होता है? ठीक है, तो यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसमें मेरा अनुमान है कि 80% से ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करेंगे, गलतियां करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर यही सोचेंगे कि इसका आंसर क्या होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और आप कीजिएगा ऐसे और एग्जामिनर कर देगा इसको ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो भारत का वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वो जो हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर है ना, वो हमारा नॉर्मल ईयर है, लेकिन भारत का वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा कब से कब तक का होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। 17 नंबर का प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, डाक सेवा, मॉल सेवा, या फिर रेल सेवा? गैर सरकारी मतलब जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, उन्हें आप क्या कहोगे? गैर सरकारी कहोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? मॉल सेवा। मॉल सेवा पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ये कोई भी आम आदमी, कोई भी आदमी मतलब मॉल खड़ा कर सकता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1965 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में? कब किया गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोककर आंसर जरूर दीजिएगा।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 19 नंबर का प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल, पिगू, रैगनर नर्क्स या फिर केन्स? यानी गरीबी के कुचक्र के बारे में किस अर्थशास्त्री ने अपना व्यू बताया था, किसने बताया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रैगनर नर्क्स ने बताया था। ठीक है, चलिए 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? यानी किसी बीमारू राज्य का संज्ञा नहीं दिया गया है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा? इसका आंसर क्या होगा? बीमारू राज्य से तात्पर्य है बहुत ही पिछड़ा राज्य। ठीक है, बहुत ही पिछड़ा राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इन्हें बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आप इसी बीमारू को देखोगे ना तो BI से क्या हो गया? बिहार हो जाएगा, MA से मध्य प्रदेश हो जाएगा, R से आपको राजस्थान हो जाएगा और U से आपको उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कर्नाटक एक डेवलप स्टेट है, विकसित राज्य है, और ये सभी के सभी राज्य विकासशील, या हम यूं कहें कि सबसे पिछड़ा राज्य है। इस ज़्यादा पिछड़े होने के कारण इसीलिए बीमारू राज्य का संज्ञा इसे दिया गया है। 21 नंबर का प्रश्न है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका या फिर बक्सर? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बांका। ठीक है, लेकिन याद रखिए आप ज़्यादातर नेट पे या फिर ज़्यादातर किताबों में आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा भागलपुर, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बांका होना चाहिए। ठीक है, चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, असम में या फिर केरल में? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। ठीक है, केरल में एक राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही फेमस है, प्रश्न यहाँ से भी बनता है, पेरियार। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? या फिर शांति घाटी, वो केरल में है। ठीक है, और गुजरात का फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? दरभंगा में, गया में, पटना में या फिर मुजफ्फरपुर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आसान है, इसका आंसर हो जाएगा पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में। ठीक है, और गया में आपको बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? कोयला, गैस, पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा? आपसे पूछ रहा है पारंपरिक नहीं, गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो ऐसे प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है कि इसमें से तीन जो एक समान होगा वो नहीं होगा, वो इसका आंसर नहीं हो सकता, जो अलग होगा वही आंसर होगा। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, इसमें देखिए कोयला, गैस, पेट्रोलियम ये एक समान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, आसान प्रश्न है। 25 नंबर का प्रश्न है, देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JL नेहरू या फिर स्वामी विवेकानंद? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का अधिकांश बच्चे आंसर जानते होंगे, लेकिन ऑप्शन इस प्रकार से है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो JL नेहरू का मतलब ही है जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहर, एल से लाल। ठीक है, लेकिन JL देखकर बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं इस प्रश्न में। 26 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या फिर पर्वतीय मृदा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। 27 नंबर का प्रश्न आपके लिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी क्यों आता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप या पर्वत पर भूकंप? तो सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी मूल रूप से कब आएगा? जब समुद्र के अंदर हलचल होगा, वहां के स्थल में कुछ देखने को मिलेगा, हलचल की, समुद्र के नीचे की प्लेटें जब आपस में टकराएगी, यानी समुद्र में भूकंप उत्पन्न होगा, तभी जाके सुनामी आएगी। ठीक है, मूल रूप से आपको यही ध्यान में रखना है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप। 28 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? P तरंग, S तरंग, L तरंग या फिर T तरंग? तो इसका आंसर ये क्या हो जाएगा? P तरंग। P शॉर्ट फॉर्म है, P का मतलब यहाँ पे प्राइमरी या फिर आप बोलिए प्राथमिक तरंग। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सी तरंग आती है? P तरंगे
आती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर किसी का बॉडी बहुत ज़्यादा जल गया है? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल में उपचार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठंडा पानी डालना चाहिए। सबसे पहले प्राथमिक उपचार यही है, फिर उसके बाद आप उसे कहाँ लेके जाइए? अस्पताल में लेकर जाइए। ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन है आपके लिए नर्मदा नदी, कावेरी नदी, सतलज या फिर कृष्णा नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। 31 नंबर का प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, या फिर मैं यूं बोलूं कि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं सब के सब वीवीआई हैं और कई बार रिपीटेड हुए हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसी 80 में से आपको कम से कम 8 से 10 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और भोपाल गैस त्रासदी कांड कब हुआ था? ये 1984 या 83 में हुआ था, मैं कंफर्म नहीं हूं। तो आप श्योर होकर आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कंफर्म करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? राउरकेला झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या फिर पश्चिम बंगाल में? राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। और आप थोड़ा सा याद रखने के लिए याद रखिए, रा के बाद जो ऊ है ना, तो ऊ से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और किसी भी ऑप्शन को देखिए, इसमें वो मैच नहीं करता, ना ही झ है, ना ही छ है, ना ही प है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रख, तो ये ट्रिक है थोड़ा सा। राउ है तो ऊ से क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? उड़ीसा। आप 2-3 बार ऐसे भी बोलोगे तो याद हो जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके लिए जेनेवा, न्यूयॉर्क, जापान या फिर रियो डी जेनेरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरो। ये रियो डी जेनेरो है कहाँ पर? तो ये है ब्राजील में। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में आपको ना रियो डी जेनेरो ना देकर आपको ब्राजील दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। और दूसरा कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए 34 नंबर का प्रश्न आपके लिए, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है, यानी कपास के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है? रेगुर मृदा, लाल मृदा, मरुस्थलीय मृदा या फिर पर्वतीय मृदा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुर मृदा। तो आपको मैंने बताया था रेगुर मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। 35 नंबर का प्रश्न आपके लिए, कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? भूकंप, बाढ़, ओजोन परत का क्षरण या फिर सूखा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाढ़। लेकिन कुछ केसेस में अगर देखा जाए तो इसका आंसर ओजोन परत का क्षरण भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या लेता है आपसे। ठीक है, अगर आपको इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी है तो आप अपनी जानकारी को भी जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 36 नंबर का प्रश्न आपके लिए, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? ऑप्शन आपके लिए भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो अपने देश भारत का है। चीन में तो प्रजातंत्र है ही नहीं। अमेरिका की आबादी थोड़ी बहुत कम है, भारत से थोड़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा कम है। पाकिस्तान का भी कम है। तो यहाँ पे हम ये कहें कि ज़्यादातर सैनिक शासन ही रहता है, सैनिक के इशारों पर ही यहाँ की सरकार चलती है। ठीक है, चलिए 37 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? यानी किस राज्य का बंटवारा करके 2 राज्य बना दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इनका विभाजन करके इनसे 2 राज्यों का निर्माण किया गया है। एक तो हो गया जम्मू और कश्मीर, ये एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये करंट का क्वेश्चन है।
38 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जिला परिषद। और सबसे इसका निम्न स्तर क्या है? तो वो है ग्राम पंचायत। पंचायती राज का निम्नतम स्तर क्या है? तो वो है ग्राम पंचायत। और पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? तो वो है जिला परिषद। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने ये 3 स्तरीय समिति का सुझाव दिया था। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक पक्षीय विधायिका या स्वतंत्र न्यायपालिका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक पक्षीय विधायिका। यह संघ राज्य की विशेषता नहीं है। आप अपने देश भारत में ही देखिए, हमारे यहाँ विपक्षीय भी है, पक्षीय भी विधायक हैं। लिखित संविधान तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में होगा ही होगा, यानी संघ राज्य में होगा। इन शक्तियों का विभाजन भी होता है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के अंदर सभी जितने भी मंत्री होते हैं उनके अलग अलग कार्यभार हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, मतलब न्यायपालिका पर सरकार का, ना ही किसी खास विशेष वर्ग के व्यक्ति का या समूह का किसी का भी दबाव नहीं रहता है। 40 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। 41 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या फिर 2007? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। सूचना का अधिकार एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू किया गया था? 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42 नंबर का, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, और एकात्मक और संघीय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे देश में क्या है? संघीय भी है और संसदीय भी है। ठीक है, एकात्मक संघीय नहीं है। हमारे देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? वो है हमारे देश में संघीय और संसदीय। चलिए 43 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, मतलब क्षेत्रवाद की भावना जब लोगों में जगती है तो इसका परिणाम, कुपरिणाम क्या निकल के आता है? तो वो निकल के आता है अलगाववाद का। ठीक है, इनसे कोई राष्ट्रीय हित, अपने क्षेत्र से लगाव या राष्ट्रीय एकता नहीं होता है। जब क्षेत्रवाद की भावना लोगों में जग जाती है, अपने क्षेत्र को लेकर वर्चस्व दिखाने लगते हैं, तो इनसे अलगाववाद हो जाता है। ठीक है, चलिए 44 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, ये करंट का प्रश्न है। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? महेंद्र सिंह टिकैत। तो ऑप्शन है भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर दलित पैंथर्स? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। ये वर्तमान समय में अभी भी चल रहा है। भारतीय सरकार के द्वारा कृषि कानून बिल लाया गया था, उन्हीं को लेकर महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन चला। लेकिन पिछले ही दिनों मोदी जी ने फिर से इस कानून को वापस ले लिया है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है और चिपको लाल बहुगुणा से कौन संबंधित है? इन दोनों के बारे में मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार मैंने इस दोनों के बारे में ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी मैंने डिस्कशन किया है। तो मैं चाहता हूं आप इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए 45 नंबर का प्रश्न आपके लिए, निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? पुराना राजनीतिक दल आपसे पूछा जा रहा है। आपके लिए ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब किया गया था? तो याद रखना है, ये किया गया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कब किया गया? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, इसी के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। चलिए 46 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? अधिनायक तंत्र में, सैन्य शासन तंत्र में, लोकतंत्र में या फिर कुलीन तंत्र में?
अगर किसी भी प्रश्न का आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? लोकतंत्र में विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना सबसे ज्यादा अधिक, मतलब सामंजस्य की जो सामंजस्य की जो स्थापना है ना, ये सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में है? तो लोकतंत्र में है। ठीक है, चलिए 47 नंबर का प्रश्न आपके लिए। भारत में 1970 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो ऑप्शन है आपके लिए कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, या किसी पार्टी को भी नहीं मिला था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जनता पार्टी को। आपको पता होना चाहिए कि 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी ने क्या लगा दिया था? भारत में आंतरिक अस्थिरता को बताते हुए इन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी और 1970 ईस्वी में आपातकाल लगाया गया। लेकिन इसके बाद जैसे ही चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर बुरी तरीके से हार हुई और जनता पार्टी को बहुमत, मतलब मिलीजुली सरकार का यहाँ पर निर्माण हुआ। ठीक है, तो भारत में 1970 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो किसको मिला था? जनता पार्टी को मिला था। ठीक है, चलिए 48 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? ऑप्शन आपके लिए राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या फिर बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो राजस्थान से शुरू हुआ था। ठीक है, और बिहार से एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। बिहार से ये जो हमारा झारखंड है, इनको अलग कब किया गया? तो इनको अलग किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 49 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1944 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, या फिर 1947 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया था और इसके अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 1945 को देखिएगा। तो यहाँ पर 1939 से 1945 ईस्वी तक, 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया और 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर बम गिराया गया और फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और हमारा भारत आज़ाद कब हो जाता है? हम लोग पहली बार स्वतंत्रता दिवस यानी झंडोत्तोलन कब करते हैं? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और पाकिस्तान कब करता है? एक दिन भारत से पहले 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, चलिए 50 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, किस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? ऑप्शन आपके लिए संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा समवर्ती सूची। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, संघ सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जो राज्य के लिए भी जरूरी है और केंद्र सरकार के लिए भी जरूरी है। तो इन विषयों पर, ऐसे विषयों को रखा गया है समवर्ती सूची में। जैसे शिक्षा, ये समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि जब केंद्र और राज्य आपस में टकरा जाए, दोनों कानून बनाए, तो अंतिम जो फैसला लागू जो होगा ना कानून, वो लागू होगा केंद्र सरकार का। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़िए, किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची पर। लेकिन जब दोनों में विवाद हो जाए, केंद्र में और राज्य में, तो फिर किसका कानून माना जाएगा? तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 51 नंबर का प्रश्न आपके लिए, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित राज्य हैं? ऑप्शन है आपके लिए 7, 9, 10 या फिर 8। तो कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अभी वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो 8 है। इस चीज को ध्यान में रखना है। पहले हमारे देश में कितने थे? 7, लेकिन फिर बाद में कितने हो गए? जब जम्मू कश्मीर को बांटा गया तो फिर हो गया 9, लेकिन फिर दादर व नगर हवेली और दमन व दीव को मिला दिया गया। तो तब जाके अभी वर्तमान समय में हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 52 नंबर का प्रश्न है आपके लिए,
पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ? ऑप्शन आपके लिए आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर केरल। जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस राज्य से होता है? तो ये होता है राजस्थान राज्य से। और राजस्थान के किस जिले से? तो नागौर जिले से। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, नागौर जिले से। अगर मान लीजिए या इतना डीप पूछ लिया जाए तो आपसे नागौर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर का प्रश्न आपके लिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन आपके लिए 33%, 40%, 75% या फिर 50%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। यानी बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करता है। 54 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 55 नंबर का प्रश्न है, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहां जन संघर्ष हुआ? ऑप्शन है श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में या फिर बोलीविया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बोलीविया में। कहां पर हुआ था? बोलीविया में हुआ था। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण संघर्ष बोलीविया में ही देखने को मिला है। ठीक है, चलिए इसमें से हम अगले प्रश्न की ओर अगर और बढ़ें, लेकिन अगर इसी के ऑप्शन को देखें तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब होती है? 2008 ईस्वी से होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश का पहले नाम क्या था? तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे एक प्रश्न और भी बन सकता है, बांग्लादेश का उदय कब होता है? 1971 ईस्वी में होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 56 नंबर का प्रश्न आपके लिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या फिर कंबोडिया में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। चलिए 57 नंबर का प्रश्न आपके लिए, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? देखिए अभी कुछ देर पहले ही हम आपको इस प्रश्न का डिस्कशन आपके साथ किए थे। गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? तो गांधी जी चंपारण आए 1917 ईस्वी में। और यहीं पर क्या होता है? चंपारण आंदोलन होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। चंपारण आंदोलन कब होता है? 1917 ईस्वी में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद 1915 ईस्वी में क्या होता है? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटते हैं? 1915 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में क्या होती है? 2 महत्वपूर्ण घटनाएं। कौन सब? तो पहला रोलेक्ट एक्ट लाया जाता है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत वह किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। और इसी के बाद यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव में आपसे यह भी पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं? 1915 ईस्वी में। और चंपारण आंदोलन कब होता है? 1917 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 58 नंबर का प्रश्न है, किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? वार एंड पीस को, अप्रैल थीसिस को या फिर दास कैपिटल को, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को। साम्यवादियों का बाइबिल दास कैपिटल पुस्तक को कहा जाता है। ठीक है, और इसका रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, चलिए 59 नंबर का प्रश्न आपके लिए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन आपके लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। लेकिन अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं बैक जाऊं तो यहीं पर आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरुआत हुआ तो यहाँ पे उस समय भारत में वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो महात्मा गांधी के इस आंदोलन को वह हल्के में ले रहे थे। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से हुई? तो याद रखना है दांडी आंदोलन से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी क्या करते हैं? मूल रूप से महात्मा गांधी का जो आश्रम था गुजरात के साबरमती में, साबरमती से लेकर दांडी के तट तक आते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, यानी नमक बनाते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। जब ये आंदोलन बड़े स्तर पर फैलने लगता है तो लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी के 11 सूत्री सत्रों को मानते हैं और
दोनों के बीच में समझौता होता है, उसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और महात्मा गांधी फिर जाते कहाँ, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन यहाँ से आपको याद रखना है, इसमें एक ऐसे व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, प्रथम में, द्वितीय में और तृतीय में भी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 60 नंबर का प्रश्न आपके लिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? लंदन में, पुर्तगाल में, फ्रांस में या फिर भारत में? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? लंदन में, पुर्तगाल में, फ्रांस में या फिर भारत में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लंदन में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके ऑप्शन को ढूंढें तो पुर्तगाल से ही कौन आए हुए थे? वास्को डी गामा जी। वास्को डी गामा कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के थे। और वास्को डी गामा ने क्या किया था? भारत की खोज की थी। कब किया था? तो 1498 ईस्वी में। कब किया था? 1498 ईस्वी में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर फ्रांस को देखें तो फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाता है? तो 14 जुलाई को मनाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। और जुलाई में एक और देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वो देश कौन है? 4 जुलाई को, तो यूएसए है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे आप अमेरिका के नाम से जानते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर से मैं बोलूंगा, आप लोगों में से जिसे भी लगन होगी अपने परीक्षा में अच्छे अंक लाने की, वो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखेगा। अगर आप अभी यहाँ तक देखे हैं तो आगे 20 और प्रश्न है, आप अंत तक देखिए, 100% आपका फायदा होगा, 100% होगा, ठीक है। चलिए 61 नंबर का प्रश्न आपके लिए, पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? अनाज भंडारण के लिए, पर्यटन के लिए, उर्वरक भंडारण के लिए, उर्वरक का मतलब खाद है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाज भंडारण के लिए। पटना में जो गोलघर का निर्माण किया गया था, उसका मूल उद्देश्य था कि आसपास के क्षेत्रों से अनाज को लाकर एक सुरक्षित जगहों पे रखना। क्योंकि पहले क्या था, तो भारत के जो क्रांतिकारी थे वो लोग अंग्रेजी सरकार के जितने भी खादाने जहाँ पर भी रखते थे, या शस्त्रागार जो था उनका, जहाँ पे हथियार सब रखते थे, क्रांतिकारी सब लूट लेते थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी बिल्डिंग का निर्माण करने का सोचा जिसमें जहां पर वो अनाज को सुरक्षित रख सके। इसके लिए उन्होंने गोल घर का निर्माण किया था। और आपको याद रखना है कि गोल घर में एक भी पिलर नहीं है, ठीक है, गोल घर में कोई भी पिलर नहीं है। तो गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? अनाज भंडारण के लिए। 62 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? ऑप्शन है आपके लिए श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का या फिर सभी वर्गों का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी वर्गों का, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने श्रमिक वर्ग का भी शोषण किया, कृषक वर्ग का भी शोषण किया और मध्यम वर्ग का भी शोषण उन्होंने किया था। शोषण का मतलब है अत्याचार। 63 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके लिए 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1944 ईस्वी या फिर 1948 ईस्वी। प्रश्न क्या है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना किस वर्ष हुआ था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1944 ईस्वी में, ठीक है। और 1935 ईस्वी में क्या हुआ था? मैंने अभी तुरंत आपको बताया था, आरबीआई का गठन किया गया। इनके साथ ही आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम भी किस वर्ष लेके आए थे अंग्रेज? तो ये लेके आए थे 1935 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए 64 नंबर का, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपके लिए 1925 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1933 ईस्वी या फिर 1944 ईस्वी। तो विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत, इस प्रश्न में आप जितना भी VI लगाइए उतना कम है, ठीक है। इनका चांस इस प्रश्न का पूछे जाने का ना 99% से भी अधिक है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी में, ठीक है। और 1944 के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। 1944 ईस्वी में क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज को और ध्यान में रखिएगा कि 1944 ईस्वी में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया था ना, उसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो ये किस सम्मेलन के बाद हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुआ था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए 65 नंबर का प्रश्न आपके लिए, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शन आपके लिए यंग इंडिया, हरिजन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
ए और बी दोनों, यानी महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का भी प्रकाशन किया था और हरिजन का भी प्रकाशन किया था। चलिए 66 नंबर का प्रश्न है, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन है चीन में, अमेरिका में, भारत में या फिर जर्मनी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में। लेकिन पहले कहाँ होता था? अमेरिका में, ठीक है। लेकिन अभी कहाँ होता है? भारत में होता है। 67 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरो में, क्योटो में या फिर जोहान्सबर्ग में। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और प्रथम कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। और रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 68 नंबर का प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? मतलब बहुत ही ज्यादा अति जल दोहन से फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या फिर लौह का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक का। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है, ठीक है। चलिए 69 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, ग्रीन बुक में शामिल किया गया है किसको? असाधारण पौधों की सूची को, असाधारण पशुओं की सूची को, असाधारण खनिजों की सूची को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा असाधारण पौधों की सूची को शामिल किया गया है ग्रीन बुक में, ठीक है। चलिए 70 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम या फिर गुजरात, झारखंड। मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप देंगे, क्योंकि मैं जब ये शुरुआत में मैंने एक ऑप्शन को डील करते हुए मैंने इसके बारे में भी बताया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो सिंह के लिए फेमस है, ठीक है। और यहाँ से पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल का एक वन बहुत पूछा जाता है, सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन कहाँ है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? तो काजीरंगा था, ठीक है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। झारखंड के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, झारखंड बिहार से कब अलग होता है? ये अलग होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए 71 नंबर का प्रश्न आपके लिए, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में 5 किग्रा का, 10 किग्रा का, 15 किग्रा का या फिर 20 किग्रा का। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किग्रा का। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किग्रा मैग्नीज का उपयोग होता है। 72 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय आपसे पूछा जा रहा है। जल, सौर, पवन या फिर पेट्रोलियम। अनवीकरणीय और नवीकरणीय, इन दोनों का मतलब क्या है? नवीकरणीय से तात्पर्य है जिनका आप एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी आप उसका उपयोग कर सकते हो, उसे हम नवीकरणीय कहते हैं। और नवीकरणीय का तात्पर्य कि जिसका आप एक बार उपयोग करते हो और दोबारा आप उपयोग नहीं कर सकते हो, या फिर दोबारा उपयोग के लिए उस चीज को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्या? अनवीकरणीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कौन है? पेट्रोलियम। क्योंकि आप देखिए, सौर ऊर्जा का आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं, पवन का कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं, लेकिन आप पेट्रोलियम का नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा अनवीकरणीय हो जाएगा? हमारा पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। कोयला ऑप्शन में रहता तो कोयला भी हो जाता, पेट्रोलियम की जगह पे आपसे कोयला पूछा जा सकता है। 73 नंबर का प्रश्न है, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो खरीफ फसल बोई जाती है, ठीक है। और यहां से एक प्रश्न बनता है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी फसल मतलब पहले लगाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, खरीफ में आता है ख, और रबी में आता है र, और इसमें आता है ज। तो अगर आप इन तीनों चीज को देखिएगा तो सबसे पहले हिंदी व्यंजन में कौन आता है? खरीफ आता है। तो खरीफ फसल की बुआई सबसे पहले होती है कब? जून जुलाई के महीने में हो जाती है, और इनकी कटाई अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। जब खरीफ फसल की कटाई होती है तब रबी फसल की बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। इनका फिर से फरवरी मार्च के आसपास में काट लिया जाता है। तो ये जो जायद फसल है ना, जायद फसल को गर्मा फसल भी कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी गर्मी की फसल में जो आप 1-2 महीने में उगा लेते हो, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, इन सभी को हम क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए 74 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है किससे? कृषि क्षेत्र को कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं, या सेवा क्षेत्र को कहते हैं, या इनमें से सभी को कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है,
मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है किससे? औद्योगिक क्षेत्र से। और कृषि क्षेत्र किससे है हमारा संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। और जो हमारा सेवा क्षेत्र है किससे संबंधित है? सेवा क्षेत्र हमारा तृतीयक क्षेत्र से। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कृषि क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन आपके लिए कोसी, सोन, गंगा या फिर यमुना। तो पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है गंगा किनारे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गंगा किनारे बसा है। और यहां से एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो याद रखना है वो गंगा ही है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो पूरा का पूरा भारत में ही बहती है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन पूरी उनकी पानी जो है भारत में नहीं बहती है। ठीक है, और कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी मतलब बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था? 2008 ईस्वी में आया था, और जिसमें क्या हुआ था? कुसहा का बांध टूट गया था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 76 नंबर का प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है? बाढ़, भूकंप, सुनामी या फिर आतंकवाद? मानव जनित मतलब मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कौन सी ऐसी आपदा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आतंकवाद। क्योंकि आप देखिए भूकंप, बाढ़ और सुनामी ये प्रकृति से के द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन आतंकवाद मानव के द्वारा, मानव की कृत्यों का ये एक मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा कृत्य है जो मानव को नहीं करना चाहिए, इनसे हमारी मानव सभ्यता और अस्थिर हो जाती है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर का प्रश्न आपके लिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन आपके लिए 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी या फिर 1924 ईस्वी। तो इनके यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1924 ईस्वी। मैंने आपको क्या बताया था? 1921 ईस्वी में लेनिन क्या लेके आया था? नई आर्थिक नीति को लेके आया था। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 1922 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और 1923 ईस्वी में क्या हुआ था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, इन दोनों ने मिलकर कौन सी पार्टी का गठन किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 78 नंबर का प्रश्न आपके लिए, निम्नांकित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? ठीक है, शिक्षा सॉरी निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक सेवाएं या फिर इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यानी सामाजिक संरचना में शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य सेवाएं भी जरूरी है और नागरिक सेवाएं भी जरूरी है। 79 नंबर का प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या फिर 1954 ईस्वी में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 ईस्वी में। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है आपके लिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ये प्रश्न भी कंफ्यूज करने वाला है। ज्यादातर बच्चे जो डीप से नहीं पढ़े हैं उनका यह प्रश्न 100% गलत होगा। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ज्यादातर बच्चे टिक करेंगे किस में? दिल्ली में। और आप कीजिएगा ऐसे और एग्जामिनर कर देगा इनको ऐसे। ठीक है, यह हो जाएगा गलत। तो भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मुंबई को। ठीक है, तो लेकिन आपको यहीं पे नहीं रुकना है। ये जो ऑप्शन है दिल्ली, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत की राजधानी पहले दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता थी। लेकिन कब तक थी? 1911 ईस्वी से पहले। 1911 ईस्वी में जब लॉर्ड पंचम भारत आए हुए थे। कब? 1911 ईस्वी में जब लॉर्ड पंचम भारत आए थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? बंगाल विभाजन को रद्द किया और इन्होंने घोषणा किया कि अब भारत की राजधानी दिल्ली नहीं, कोलकाता नहीं बल्कि क्या होगी? दिल्ली होगी। और फिर हमारी 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 80 प्रश्न में से आज जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया, 80 में से आपके कुल कितने सही हुए? आप टोटल जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे खुशी होगी।
तो और बताइए, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। मैंने इन सारे वीडियो को पता नहीं कितने मिनट हुए, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैंने सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल शब्दों में और सभी ऑप्शन को भी मैंने आपके साथ डिस्कशन करने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब का सब समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में लगता है कि आपको ये डाउट है, सर ये नहीं, ये इसका आंसर होगा, तो आप मुझे उसके बारे में भी ज़रूर सूचित कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न के बारे में ज़रूर लिखिएगा, मुझे खुशी होगी, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका और लेना चाहूँगा। मैं बता दूँ आपको कि हिस्ट्री का सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने बहुत ही सब्जेक्टिव सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। जितना भी सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न है और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी मैंने डील किया है, और ऑब्जेक्टिव को भी तो मैंने बहुत नहीं, जैसा आपने इस वीडियो में देखा इसी प्रकार से मैंने सारे ऑब्जेक्टिव को डील किया है। और अगर मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक बार सभी वीडियो को देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इतिहास से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपका कभी गलत नहीं होगा। मैंने इकोनॉमिक्स के भी सभी ऑब्जेक्टिव मैंने सभी यानी 7 अध्याय, 7 अध्याय को मैंने करा दिया है, और सब्जेक्टिव के भी 3 अध्याय अभी तक समाप्त हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए वीडियो को देखिए। आपको क्लास 10th हिस्ट्री, क्लास 10th इकोनॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 100% आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। और मैं दिसंबर के अंत तक प्रयास करूंगा कि आपका जो बचा हुआ आपका जो ज्योग्राफी है मैं ये भी ख़त्म कर दूं। एक हमारा पॉलिटी बचा हुआ है और आपदा, तो सबसे ज़्यादा इधर इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज्योग्राफी, वो मैं करा दूंगा, क्योंकि पॉलिटी से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनता नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से ही बनता है। तो हिस्ट्री और हमारा इकोनॉमिक्स तो अभी चल ही रहा है, इकोनॉमिक्स तो ऑब्जेक्टिव खत्म ही हो गया, मैं उसका सब्जेक्टिव भी करा दूंगा, और ज्योग्राफी भी मैं ज़रूर दिसंबर के अंत तक मैं आपको समाप्त करा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारी मेहनत पसंद आई, तो बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद है और दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, तो आप अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, और आपके मदद के बिना ये जो हमारा परिवार है नॉलेजपुर, कभी भी ये ग्रो नहीं कर सकता है। एक परिवार ग्रो तभी कर सकता है जब उस परिवार में सभी का मदद, सभी का सहायता होता है, तभी जाके कोई परिवार ग्रो कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के लिंक को आप अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, तो ये ज़रूर आप यूज करते ही होंगे। तो फेसबुक पर इस वीडियो के लिंक को जब आप शेयर कीजिएगा तो वहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ टैग जरूर कीजिएगा, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो, लेकिन इस वीडियो के लिंक को शेयर आप जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।